Hello students, my name is Ashish Srivastav and welcome to Grow Youth Classes। तो आज फिर से स्वागत है आपका ग्रो यूथ क्लासेस में। ये हमारे YouTube चैनल है ग्रो यूथ क्लासेस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी इससे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का। तो वहां पे हमने क्या देखा था? वहां पे हमने देखा था कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी जो बेसिक होती है फिजिक्स की। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसको हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में बोलेंगे इकाई एवं मापन। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, यानी कि कोई चीज हम जब मेजरमेंट करते हैं, कोई चीज नापते हैं या मापते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर विच इज यूनिट एंड मेजरमेंट। तो ये चीज, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में? यूनिट को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था फिजिकल वर्ल्ड, व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिक्स जो है वो, उसमें हम पढ़ते हैं हमारे नेचर के बारे में। ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि फिजिक्स में जो भी पढ़ेंगे हम, नेचर के लॉ हैं, नेचर के प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि नेचर में क्या क्या चीजें होती हैं। अब नेचर के अंदर जो चीज होती है उसके गुण क्या है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो चीजें उसके अंदर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, या फिर हिंदी में बोले तो भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती है, देखिए। नेचर के कंपोनेंट्स, नेचर के अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या है? नेचर के अंदर हमारा ये पेन है, हम हैं, फैन है, वॉल है, दीवारें हैं, ये सब चीजें क्या है? ये सब नेचर की चीजें हैं, नेचर के अंदर आती हैं। तो नेचर के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उसके जो गुण हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देखिए कैसे। अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो सबसे पहले नेचर के कंपोनेंट, ये दोनों क्या है? नेचर के कंपोनेंट हैं जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। हम हैं, कोई और भी चीज है, बोर्ड है, स्क्रीन है, ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें नेचर के अंदर आती हैं। अब हमें ये जो कंपोनेंट हैं नेचर के, इनके बारे में पढ़ना है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जब इनकी विशेषताएं देखेंगे, इनकी जो विशेषताएं होंगी उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, या फिर कहें तो भौतिक राशि। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में लिख देता हूं मैं, यहां भौतिक राशि बोलते हैं इसको, भौतिक राशि। अब ये देखिए, भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि वो चीज होती है नेचर के अंदर जो कंपोनेंट्स की विशेषताएं बताती है। जैसे लेंथ, हम आज जो पढ़ रहे हैं, मान के चलो हम आज नहीं पढ़ रहे हैं, हम चलते हैं पुराने टाइम में जब साइंटिस्ट ने ये सब चीजें निकाली होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम वहां पे चलते हैं, तो वहां हमें इस चीज को हम फील कर पाएंगे कि ये चीजें कैसे पता चली उन लोगों को जो हमारे पुराने साइंटिस्ट हुए। तो देखिए, ये दो क्वांटिटी है, ये दो मतलब क्या है, ये दो कंपोनेंट है, नेचर के कंपोनेंट है, प्रकृति की जो दो अलग अलग चीजें हैं। हमने देखा कि इसको हमने पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, और ये कहां पे फिट हो गया? हमारी इन दो उंगलियों के बीच में यहां पे फिट हो गया। ठीक है, ये हमारे दो उंगलियों के बीच में आया, फिट हो गया। हमने अगर इसको निकाला, उंगलियां यूं रखी, जैसी है वैसी रखी, और हमने कोशिश की अब हम इसको पकड़ ले, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा?
अपनी उंगलियों को थोड़ा सा और ओपन करना पड़ेगा, तब ये हमारी उंगलियों के बीच में आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कुछ चीज तो अलग है, हमें नहीं पता है वो क्या है। देखने में हमें पता चल रहा है कि ये जो है इससे थोड़ी सी ज्यादा है, अब वो क्या चीज ज्यादा है ये हमें नहीं पता है। इसलिए इस चीज को हमारे साइंटिस्ट ने या हमने नाम दिया लेंथ। क्या नाम दिया? लेंथ। और यही चीज हमें देखते हुए चलनी है, इसको हमने नाम दिया लेंथ। मान के चलो ये सब रिसर्च हम खुद कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए और हम वो चीज फील कर रहे हैं आज कि हमें इस चीज के बारे में नहीं पता है, हम अलग दुनिया में हैं पुराने टाइम में, और हमने देखा कि ये चीज हमारी उंगली में आ रही है और ये चीज नहीं आ रही है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और उंगली बढ़ानी पड़ती है, ओपन करनी पड़ती है। या मान के चलो इससे भी कोई एक चीज और ज्यादा ले, कोई एक लंबी सी छड़ ली हमने, लंबी सी स्टिक ली, एक और छड़ी ली, और हम देखते हैं कि हमारी उंगलियों के बीच में वो नहीं आ पा रही है। तो हमने देखा कि ये जो है इससे ज्यादा है और इससे भी ज्यादा वो लकड़ी है। क्या ज्यादा है हमें नहीं पता है, अभी हमें कुछ, मान के चलो अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तब हम इसको नाम देंगे, क्या नाम देंगे? इसको हमने नाम दिया लेंथ। इसको हमने नाम क्या दिया? लेंथ। हमने बोला कि ये क्या है? लेंथ है, राइट? तो हमने जब इसको नाम दिया लेंथ, अब हमें पता चल गया कि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। हमें सिर्फ इतना पता चल गया कि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। हमें ये अभी भी नहीं पता है कि इसकी लेंथ कितनी ज्यादा है। हमें पता है आज की डेट में हम जानते हैं कि इसकी लेंथ हम मेजर कर लेंगे और बता देंगे कितनी ज्यादा है, लेकिन अभी तो हम आज की डेट में तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी चल रहे हैं पुराने जमाने में। जब ये चीजें रिसर्च की गई थी तो तब हमने देखा कि हमने इसको एक नाम रख दिया, क्या? कि लेंथ है ये, और इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, और एक और जो स्टिक ली है उसकी लेंथ और ज्यादा है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये लेंथ है, जो चीज हम बोल रहे हैं ज्यादा है उसका नाम लेंथ है, बस। ठीक है, हमें एक पता चल गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं लेंथ, और वो इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमें पता चल गई। इसमें मैंने लिखा भी है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मापा जा सके या नापा जा सके उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। चाहे वो कोई भी चीज हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब ये लेंथ हमें पता चल गई। अब हमने कुछ और रिसर्च की, हमने इसको क्या किया? हमने इसको पकड़ा और अपने हाथ पे रखा। ठीक है, हमने इसको हाथ पे रखा और इसको हटाया। जब इसको हाथ पे रखा तो हमने फील किया कि ये जो है ये हमारे हाथ को थोड़ा ज्यादा प्रेस कर रही है या दबा रही है, लेकिन ये जो है ये हमारे हाथ को कम दबाता है। ऐसा क्यों? यानी कि कोई एक और ऐसी चीज है जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ को क्या करती है? दबाती है। तब हमने दूसरी चीज सोची और उसका नाम क्या रखा? मास। ठीक है, मान के चलो अभी हमने मास इसका नाम नहीं रखा है और हमने सोच लिया कि कोई एक ऐसी चीज है इसके पास जो ज्यादा दबाती है और इसके पास ऐसी चीज जो कम दबाती है। ठीक है, इसकी लेंथ हमने देखी ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। हमें लगा कि ये ज्यादा दबा रहा है तो जिसकी लेंथ कम होती है वो ज्यादा दबाता है, ऐसा हमें लगा। मान के चलो हमें अभी पता तो है नहीं कि मास भी कोई चीज होती है। हमने सोचा कि इसकी लेंथ कम है और ये ज्यादा दबाती है, इसकी लेंथ ज्यादा है इसलिए ये कम दबाती है। अब हमने एक और लंबी रॉड ली, मान के चलो लोहे की, आयरन की रॉड ली। उसको हमने आयरन की रॉड को जब हाथ पे रखा, देखा कि और ज्यादा दबाती है। तब हमें क्या पता चला कि वो तो इससे भी लंबी है तब भी ज्यादा दबा रही है, ये इससे छोटी है तब भी ये ज्यादा दबा रही है। इसका मतलब लंबाई तो नहीं हो सकती, लेंथ तो ऐसी चीज नहीं है जो दबाती है, यानी कि ये कोई और चीज है जो क्या करती है? फोर्स लगाती है, बल लगाती है या दबाती है। तो इसका नाम हमने क्या दे दिया? मास। ठीक है, लेंथ हमें समझ में आ गया, मास हमें समझ में आ गया। तो लेंथ को मास से डिफाइन नहीं किया जा सकता, मास को लेंथ से डिफाइन नहीं किया जा सकता। हमने दूसरा नाम क्यों रखा? क्योंकि हमने वो चीज लेंथ से हम उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दबाने वाली चीज को, दबाने वाली कैरेक्टरिस्टिक को हम लेंथ से नहीं बता पाए कि लेंथ है इसलिए दबा रही है। हमने बताया कि जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा दबाएगा, मास कम होगा तो कम दबाएगा, हमें ये पता चला। ठीक है, हमने मास नाम रख दिया। अब हमें लगा
कि लेंथ और मास हमें दो चीजें मिल गई, सारी चीजें इसी से निकल आएंगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिया हमने, उसी टाइम में हमने देखा कि हमने बोला कि आप शाम को आना। अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमने बोला कि आप शाम को आना, और दूसरा है उसको बोला कि आप कल आना। ठीक है, कल आना। एक को बोला परसों आना। तीन लोगों को बोला, इसमें क्या लेंथ आ रही है? कहीं नहीं, लेकिन फिर भी अंतर तो है, उनके आने में अंतर है। एक अभी शाम को आ जाएगा, एक कल आएगा, एक परसों आएगा। तब हमें एक चीज की और जरूरत पड़ी, क्योंकि यहां पे ना तो हम मास से बता सकते हैं, ना तो हम मास मतलब द्रव्यमान से बता पा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, हिंदी में द्रव्यमान, और इसको हम बोलते हैं लंबाई। तो एक नई चीज हमें पता लगानी होगी, क्योंकि ना तो ये चीज हम लंबाई से बता पा रहे हैं और ना ही ये चीज हम मास से बता पा रहे हैं। तो हमें नई चीज जो पता लगानी है, उसका नाम रखा हमने नई चीज का टाइम, समय। इस नई चीज का हमने नाम रख दिया टाइम। अब हम बता सकते हैं कि जो शाम को आ रहा है, जो कल आ रहा है, तो यानी कि वो ज्यादा टाइम ले रहा है, जो परसों आ रहा है उसको और ज्यादा टाइम लग रहा है आने में। इससे हमें ये चीज पता चल गई। तीसरी एक और चीज मिल गई हमें फिजिकल क्वांटिटी, या तीसरा एक और कैरेक्टरिस्टिक या गुण मिल गया हमें, किसका? नेचर के कंपोनेंट का, नेचर की चीजों का, कि ज्यादा टाइम ले रहा है ये आने में। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये तीन फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब इन तीन फिजिकल क्वांटिटी से बाकी चीजें हम आराम से निकाल सकते हैं, हमें लगा ऐसा। तब हमने देखा कि कोई चीज गर्म थी, हमने पकड़ के देखा, रही ये तो बहुत गर्म है, या ये तो बहुत ठंडी है। क्या लेंथ से हम गर्म या ठंडा बता सकते हैं? क्या हम मास से गर्म और ठंडा बता सकते हैं? क्या हम टाइम को एक्सप्लेन करके ये सब बता सकते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है? नहीं। उसके लिए हमें एक और नाम देना पड़ा, जिसका नाम हमने दिया टेम्परेचर। टेम्परेचर, या हिंदी में बोले तापमान। तो ये सब चीजें क्या हुई? ये सब चीजें हमारे द्वारा बनाई गई हैं, ये सब चीजें हमारे द्वारा नाम दिए गए हैं इनको, कि इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे। तभी आज हम पढ़ते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब चीजें हम आज पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये चीजें बताई गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने देखा कि ये कैसे निकाला गया। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज देखा कि एक बाइक है वो आधे घंटे में पहुंच गई, दूसरी बाइक है वो 1 घंटे में पहुंची। तब उन्होंने इस चीज को नाम दिया क्या? स्पीड। उन्होंने क्या नाम दिया इसको? स्पीड। ओके, स्पीड नाम दिया। लेकिन फिजिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसका नाम था यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों को एक करके समझाया जाए, इस तरीके से समझाया जाए कि एक ही चीज से फिजिक्स की बहुत सारी चीजें क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो उनको क्या करना पड़ा? ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको डिवाइड करना पड़ा। इसको डिवाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पार्ट किए इसके कि कुछ भौतिक राशियां, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बनाई जा सकती, लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से बनाई जा सकती हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से नहीं बनाई जा सकती, उसका नाम उन्होंने दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और जो दूसरी से बनाई जा सकती है उसको नाम दिया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां। फंडामेंटल मतलब बेसिक, मूल राशियां। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि दो और ऐसी राशियां हैं जो फंडामेंटल हैं, जो बेसिक हैं, जिनको दूसरी राशियों से नहीं बनाया जा सकता है, और वो थोड़ी अलग हैं। इसलिए उनको नाम दिया उन्होंने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये चीज हमें समझ में आ गई होगी। अब इसकी डेफिनेशन जो हमें याद करनी है वो तो हम ऐसे कर लेंगे कि जो चीज किसी से मापी जा सके किसी यंत्र से, उसको हम बोलेंगे भौतिक राशियां। ठीक है, तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि लेंथ होती है एक मास होती है, एक टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, और एक होती है स्पीड। अब उन्होंने देखा स्पीड क्या है।
स्पीड को उन्होंने देखा, तो स्पीड को उन्होंने क्या देखा कि स्पीड को हम बोलते हैं लेंथ अपॉन टाइम। मतलब जो पहली बाइक थी उसने 1 सेकंड में ज्यादा लेंथ कवर कर ली, और जो दूसरी बाइक थी उसने 1 सेकंड में 1 मीटर अगर कवर की, तो इसकी स्पीड कम थी सेकंड वाले की, पहले की ज्यादा थी, इसलिए पहला वाला आधे घंटे में पहुंच गया और दूसरा वाला 1 घंटे में पहुंचा। ये चीज पता चली। तब उन्होंने देखा कि स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं किससे मिलके बनी है, लेंथ और टाइम से। लेंथ और टाइम क्या है, लेंथ और टाइम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि हमने यहां पे पढ़ लिया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम समझ गए, जो किसी और से नहीं बनाई जा सकती। लेंथ है, किसी और से नहीं बनाया जा सकता। टाइम है, नहीं बनाया जा सकता। मास है, नहीं बनाया जा सकता। स्पीड है, बना सकते हैं लेंथ और टाइम से। लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दो, स्पीड बन जाएगी। फोर्स है, फोर्स भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये हमें समझ में आ गई ये चीज। तो कुछ भौतिक राशियां, कुछ है फंडामेंटल, कुछ है डिराइव्ड, तो वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है वो हम आगे देखेंगे। अभी देखिए, पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। वी हैव गिवन द नेम लेंथ व्हेन वी नीडेड टू मेजर अ स्ट्रेट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए, लेंथ हमने किसको नाम दिया, नाम हम अचानक से दे रहे थे। तो पहले हमने क्या देखा कि 2 पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है या ये जो साइज है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, लेंथ। अब एक बात बताइए, अगर हमें इस रूम के बारे में हमें मेजर करना है, ठीक है, इस रूम के बारे में मेजर करना है, हमने देखा यहां से यहां तक लेंथ हो गई, यहां से यहां तक क्या होगी, इसको हमने नया नाम दिया विड्थ। अब हमने नाम नया दिया, अब हमने देखा इसको फंडामेंटल में रखें या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में रखें। तब हमने देखा कि ये जो विड्थ है ये भी तो लेंथ है, क्योंकि हमने लेंथ की जो डेफिनेशन बनाई वो क्या बनाई, 2 पॉइंट के बीच में निकाली गई साइज या दूरी। कुछ इनके बीच में कितना जो है साइज है यहां से यहां तक 2 पॉइंट के बीच में, तो विड्थ भी तो वही है। अगर इस लेंथ को हमने, ऐसा था हमने इसको नाम दिया लेंथ, ऐसा कर दिया इसको नाम हमने दे दिया विड्थ, और ऐसा कर दिया इसको हमने क्या नाम दे दिया, हाइट, यानी कि ऊंचाई। तो जो ऊंचाई है और चौड़ाई है ये भी क्या है, लेंथ है, ये भी क्या है, लंबाई है। तो इसके लिए हमें अलग से लिखने की जरूरत थी नहीं थी, क्योंकि हमें फिजिक्स में यही तो करना है कि कम से कम चीजें लिखनी है और ज्यादा से ज्यादा चीजें उससे क्या हो जाए, एक्सप्लेन हो जाए, यानी कि समझ में आ जाए। तो लेंथ लिखा, लेंथ से हम लेंथ के हमने और नाम रख दिए क्या, विड्थ, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई। एक और नाम रख दिया हाइट, ऊंचाई भी लेंथ है। एक और नाम रख दिया डिस्टेंस, एक हम अपने घर से दोस्त के घर तक जाते हैं, उनके बीच में दूरी क्या है, वो भी एक लेंथ है, लेंथ मेजर कर लेंगे 2 पॉइंट के बीच में, तो हमें पता चल गया क्या है वो, लेंथ। यानी कि लेंथ से बाकी की फिजिकल क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, इन्हें ना तो बनाया जा सकता है किसी और फिजिकल क्वांटिटी से, ये जितनी है फिक्स है, इतनी है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो आपकी मूल भौतिक राशियां हैं, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं 7, उनकी हेल्प से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बनाया जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं सहायक बोल सकते हैं इनको, मतलब इनको बाद में बनाया गया, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनको भी किसी के हेल्प से नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इनको क्या है, बाद में खोजा गया था, इनको बाद में खोजा गया था। पहले हमारे साइंटिस्ट ने बोला था कि सिर्फ 7 भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो मूल भौतिक राशियां हैं, इन 7 की हेल्प से हम कोई सी भी भौतिक राशि बना सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों सप्लीमेंट्री वाली 2 भौतिक राशियां होती हैं, जब वो भौतिक राशियों की बात आई तो हमने देखा कि ये जो 7 थी, इनसे वो वाली भौतिक राशियां हम नहीं बना पा रहे थे। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हम नहीं बना पा रहे थे, इसलिए उनको हमने फिर से नाम दिया क्या, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है,
इसके बाद देखिए हमारे यहाँ हमने क्या बोला अभी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इन द वर्ल्ड, विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन क्रिएट एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ये 7 याद कर लीजिए आप, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी हेल्प से आप दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। आप एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की, इन्हीं 7 से कोई 2 यूज करेंगे या 3 यूज करेंगे, बन जाएगी। आप बल की बात करें, फोर्स की, तो इन्हीं की हेल्प से बन जाएगी। प्रेशर की बात करें या दाब की, तो इन्हीं की हेल्प से बना सकते हैं। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी अब बनेंगी वो सब इनसे मिलकर ही बनेंगी, इनके अलावा कोई यूज नहीं होगी। यानी कि ये 7 हमें याद करनी है। कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा, लुमिनस इंटेंसिटी को बोलते हैं तीव्रता, मतलब ये ज्योति की तीव्रता या लाइट की तीव्रता हम चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम जानते हैं, हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। टेम्परेचर को हम तापमान बोलते हैं। टाइम को समय, मास को द्रव्यमान और लेंथ को लंबाई। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम जो है पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद आता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही होता है जो हम बना सकते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी हेल्प से हम बना सकते हैं इनको। एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, देखो यहां पे एग्जांपल मैंने कई सारे लिए हैं। अगर हम एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, स्पीड, मोमेंटम, वर्क, पावर, फोर्स, एक्सेलरेशन, कुछ भी हिंदी में बोले, त्वरण है, बल है, या दाब है, या क्षेत्रफल है, या आयतन है, जो भी निकालना है वो सब हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? जो 7 हमने मूल भौतिक राशियां या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने स्पीड का भी आपको समझाया था। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इट इज लेंथ। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज लेंथ। ये देखो बेस क्वांटिटी है ये लेंथ। टाइम क्या है? बेस क्वांटिटी है टाइम। इन दोनों को जब डिवाइड किया तो एक नई चीज बनी विच इज डिराइव्ड क्वांटिटी, और हमने नाम दिया इसको स्पीड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ, स्पीड पर यूनिट टाइम, यह कम हो रही है या बढ़ रही है। तो स्पीड जो है, स्पीड डिराइव्ड है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम, स्पीड को हमने रखा लेंथ अपॉन टाइम, और एक टाइम इसमें नीचे पहले से था टाइम, तो एक बार लेंथ और 2 बार टाइम। ये लेंथ और टाइम दोनों चीजें क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन क्या है? डिराइव्ड, यानी कि इनकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन बना सकते हैं। एक और अगर ले हम यहाँ पे मान के चलो, यहां हम ले अगर फोर्स यानी कि बल, अगर हम यहां पे बल की बात करें तो बल क्या होता है? एम ए होता है। हम ये आगे पढ़ेंगे फॉर्मूले, ठीक है। ए होता है एक्सेलरेशन, एम होता है मास। अब देखिए मास एम, मास क्या है? फंडामेंटल है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मैंने अभी देखा था क्या आया था? लेंथ अपॉन 2 बार टाइम। अब बताइए इसमें चारों चीजें क्या है? चारों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? मास भी फंडामेंटल है, लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम 2 बार आया है, टाइम भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और फोर्स क्या होती है? डेराइव्ड, यानी कि इसको क्या है? बनाया गया है। किसकी हेल्प से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। तो अब समझ में आ गया होगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। डेराइव्ड के बाद नंबर आता है हमारा सप्लीमेंट्री। अब देखते हैं हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखिए जब हमने एक सर्कल की बात की तब हमें पता चला कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनसे हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जब उनसे हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाए तो हमें इसको अलग नाम देना पड़ा। तो इसको हमने नाम दे दिया प्लेन एंगल, और इसको नाम दे दिया हमने सॉलिड एंगल। 2 अलग नाम दे दिए इसको हमने। अब ये प्लेन एंगल को कैसे निकालते हैं? देखिए एक सर्कल है जो एक प्लेन में है, एक तल में है, मतलब एक प्लेन लें जिनको हम आसानी से सिर्फ 2 डायमेंशनल है, मतलब जिसमें लेंथ है और विड्थ है, मतलब लंबाई और चौड़ाई है, और इसमें
तीसरी चीज नहीं है, कुछ भी मान लो, ये ऊंचाई मान लो, ये लंबाई मान लो, इसमें विड्थ नहीं है, ठीक है। तो ये सर्कल जो बनाया, इसमें अगर हम देखें कि दो लाइन है, मान के चलो ये, अगर हमने क्या देखा कि देखो दो लाइन ली हमने ऐसे, ठीक है, ये दो लाइन ली हमने ऐसे, इसको हमने यूं किया, हमने क्या इसकी लंबाई बढ़ाई नहीं बढ़ाई, इसकी लेंथ बढ़ाई नहीं बढ़ाई, मास बढ़ाया नहीं बढ़ाया, टाइम भी नहीं, एक साथ है तो एक साथ अगर ले सकते हैं तो एक साथ ले सकते हैं, टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है, टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसका जो है एंगल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, इसका हमें एंगल चेंज होता जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसका नाम एंगल है। एंगल तो हमने इसको नाम दिया बाद में, तो जब इसको हम बढ़ाते गए तो देखा इनके बीच में क्या है, जगह ज्यादा होती जा रही है, लेकिन इसको हम लेंथ बोल नहीं सकते क्योंकि ये लंबाई ऐसे में बढ़ रही है, ये लंबाई जो है वो यूं बढ़ रही है, ये सीधी लंबाई तो है नहीं, इसको अगर ऐसा कर देंगे हम तो ये ज्यादा हो गई। तो इससे हमें ये पता चला कि ये लंबाई भी नहीं है, मास भी नहीं है, तो इसको हमने एक नया नाम दिया जिसका नाम क्या रखा हमने, प्लेन एंगल, और इसको हम थीटा से लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने जो डिग्री और रेडियन ले लिया है, ये अभी यूनिट हमने ले ली है, लेकिन हमें अभी मान के चलो हमें पता नहीं है, जैसे हमें लंबाई की, अभी हमने लंबाई के बारे में पढ़ा लेकिन हमने यूनिट नहीं ली वहां पे कि मीटर होती है या सेंटीमीटर होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अभी हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है, इसको थीटा लिखेंगे, इसको हमने बोल दिया प्लेन एंगल। तो ये हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका जो आर्क है, ये आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। अगर मान के चलो हमें दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो ये इसको हम बोलेंगे आर्क अपॉन रेडियस, आर्क को बोलते हैं चाप, इसको बोलते हैं चाप अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या। ये दो चीजें निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में प्लेन एंगल हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल इट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट इन 3D स्पेस। देखिए मेजर्ड इन स्टेरेडियन बोलते हैं, ये गलत से लिख दिया है, सॉरी, स्टेरेडियन बोलते हैं इसको, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन। अब हम इसको मापेंगे कैसे, देखो एक हमने बॉल ली और इसमें क्या किया, बॉल के ऊपर कोई एक हमने एक सर्कुलर पाथ, सर्कुलर एक घेरा बनाया, और उस घेरे से अंदर जो सेंटर है, कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, उस केंद्र तक गए हमने और उतना पार्ट हमने इसका निकाल लिया। ये हम आइसक्रीम खाते हैं जिसको हम कौन बोलते हैं, ये वही कौन है, हमने अभी नाम तो नहीं पता, नाम तो हमें आज पता है, पहले नहीं पता था, तो हमने इसको निकाला। अब इसके बीच में जो एंगल बनेगा, मान के चलो ये जो है, ये जो कौन निकाला, तो इस पॉइंट पे जो गोलाई में जो एंगल बन रहा होगा चारों तरफ, क्योंकि ये लाइन तो चारों तरफ जुड़ी होगी ना, यहाँ भी जुड़ी होगी, तो यहाँ पे जो गोल में एंगल बन रहा होगा यूं, अगर हम ऐसा देखें, ऐसा गुलदस्ता है फूल का और हमने पकड़ा, तो यहाँ पे जो गोलाई में जो एंगल बन रहा होगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और वो सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं, देखो सॉलिड एंगल जिसको हम ओम से डोनेट करते हैं, इस वाले साइन से भी लिखते हैं, बाद में देखेंगे, छोड़ो इसको। लेकिन क्या है, ऊपर का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो एरिया अपॉन ये क्या है, इसकी त्रिज्या है रेडियस, तो रेडियस का वर्ग, रेडियस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हमें सॉलिड एंगल निकालना है तो ऊपर का एरिया डिवाइड कर देंगे किससे, रेडियस के स्क्वायर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड एंगल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, अब हमने देखा कि हमने ये तो निकाल लिया कि ये लेंथ होती है, हमने देख लिया कि इसकी जो लंबाई थी, इसकी जो लेंथ थी वो इससे ज्यादा थी, पर हमें ऐसा नहीं करना है कि इसकी लंबाई ज्यादा थी और उसकी और ज्यादा थी और उसकी और ज्यादा थी। क्या हम कभी ऐसे बोलेंगे कि भाई कितनी लंबी थी वो इससे, अरे इससे लंबी थी, मान के चलो 2 के बराबर, मान लिया हमने कि ये जो थी इसके 2 के बराबर ये थी और इसके 2 के बराबर या 3 के बराबर वो थी। तो क्या हम ऐसे बोलते फिरेंगे कि नहीं ये लाओ फिर नापेंगे कि वो कितनी है। तो ये चीज खत्म करने के लिए हमें एक ऐसी चीज की जरूरत थी, हम एक ऐसी चीज बनाएं जिसको हम एक माने, जिसको हम एक मान लें और उसी से दुनिया की सारी चीजें मेजर करें,
उसी से दुनिया की सारी चीजें नापे, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट। तो इसको हमने क्या बोला, इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बोला इसको हमने। मतलब क्या हुआ, एक जगह मीटिंग हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला कि कोई एक ऐसी चीज को नापने के लिए बनाया जाए, एक ऐसी चीज बनाई जाए जिससे हम कोई चीज मेजर करते हैं तो वो सबके लिए इजीली अवेलेबल हो। इसका क्या मतलब हुआ, इजीली अवेलेबल होने का मतलब हुआ कि हमें कोई बड़ी, उससे बड़ी चीज निकालनी है तब भी उसको आसानी से निकाल सके, जो हमारी डेली लाइफ में यूज हो। मान के चलो कि एक लकड़ी का टुकड़ा लिया उन्होंने, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लिया, और उन्होंने, सबने साइंटिस्ट थे, सबने मिलकर बोला कि ठीक है, इसको हमने मान लिया 1 मीटर है, ओके 1 मीटर मान लिया। उसने, उसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, मीटर। अभी तो नाम रखा है मीटर, मीटर रख दिया, मीटर की स्पेलिंग गलत है यार, मीटर, इसका नाम रख दिया मीटर, ठीक है। अब इसका नाम रखा गया मीटर, मीटर, इसको बोला गया यूनिट। क्या है ये, यूनिट, यानी कि 1 मीटर को उनने क्या बोला, 1 यूनिट। अब जो चीजें नापेंगे सब इसी से नापेंगे, 1 यूनिट से, 1 मीटर से। अब एक बात बताइए, इसको इन्होंने मीटर बोला। अब मान के चलो कि अगर उन्होंने उस समय 1 किलोमीटर को यूनिट बनाया होता, 1 किलोमीटर को यूनिट बनाया होता, 1 किलोमीटर को यूनिट बनाया होता, तो हम दुकान पे जाते, हम बोलते कि हमें कोई चीज दे दो, कितनी, 0.001 किलोमीटर, हमें ऐसे बोलना पड़ता। तो उन्होंने जो यूनिट बनाई वो इस तरीके से बनाई कि हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं उस चीज को, पहले उन्होंने इसका नाम दिया मीटर, उसके बाद उन्होंने नाम दिए होंगे किलोमीटर या कुछ डेसीमीटर या मिलीमीटर, जो भी है, लेकिन पहले उन्होंने क्या नाम दिया इसको, यूनिट को, मीटर। और इसको उन्होंने क्या बनाया, यूनिट बनाई। चाहते तो किलोमीटर को भी यूनिट बना देते, किलोमीटर को यूनिट बना देते तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि हम पॉइंट में कोई चीज नापते क्या। अगर हमें पाइप लेना है, बोलेंगे कि हमें 0.001 किलोमीटर पाइप दे दो, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। पॉसिबल तो है, हम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी यूनिट बनाई कि आसानी से हम उसको समझ सके, ठीक है। दूसरी चीज एक और, अगर किलोग्राम का एग्जांपल लें, उन्होंने क्या बनाया, किलोग्राम को यूनिट बनाया। अगर किलोग्राम को यूनिट नहीं बनाते और बना देते किसको, टन, टन, तब हम क्या करते, 1000 किलोग्राम को टन बोलते हैं। अगर वो बोलते कि टन हमारी यूनिट है, टन हर जगह यूज की जाएगी, तो हम सब्जी लेने जाते, बोलते कि हमें 0.001 टन सब्जी दे दो, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए उन्होंने किसको बनाया, 1 kg, ठीक है। 1 kg सब्जी आसानी से लेके आ सकते हैं, जाएंगे बोलेंगे 1 kg, उसके बांट बनाए गए, बोले 1 kg सब्जी दे दो, दे देगा वो। आज पार्टी है, 5 kg सब्जी दे दो, दे देगा आसानी से। तो ये चीजें ऐसी बनाई गई, यूनिट को इस तरीके से बनाया गया कि हम एक क्वांटिटी यूज करें, उसके साथ में एक यूनिट यूज करें, और हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। एक एग्जांपल और लें, अगर हम बोले कि 3600 kg, अगर हमें कोई चीज इतनी लेनी है 3600, या हमें और ज्यादा लेनी है, मान के चलो बोले 12,555, बोले 13,000 इतने से इतने, कुछ भी एग्जांपल, 7,000 फलाना से फलाना, क्या हम ऐसे बोलेंगे तो सही लगेगा, नहीं। इसके बाद इसके क्या नाम रखेगा, जैसे 1000 kg को इनने क्या बोल दिया, इन लोगों ने टन, तो अब आसान होगा 3.6 टन। कोई बड़ी चीज लेनी है तो 3.6 टन, तो 3.6 तो हमें समझ में आता है, पर ये 13,000 फलाना ढिकाना, ये सब क्या है, ये सब चीजें हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होंगी। इसलिए पहले उन्होंने यूनिट बनाई 1 kg, 1 kg बनाया, 1 kg बनाया, ये यूनिट बना दी। उसके बाद 1000 kg को एक नाम दे दिया
क्या, टन, 1 टन। 100 केजी को एक नाम दे दिया, क्विंटल, क्विंटल। तो ये चीजें हमारी लाइफ को इजी करने के लिए बनाई गई, लेकिन यूनिट जो हम यूज करते हैं वो क्या, केजी। इजी रहा थोड़ा हमारे लिए, ठीक है। अब यूनिट तो हमारे लिए बना दी गई, लेकिन इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्योंकि यूनिट हमने बना दी, मान के चलो आज हमने यूनिट बना दी और कल वो यूनिट छोटी पड़ गई, तब क्या होगा? इसका मतलब इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ या किसी अदर फिजिकल कंडीशन के साथ इसको क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। पता चला सर्दी आ गई तो आयरन रॉड है वो सिकुड़ गई। मान के चलो एक खेत है, हमने खेत नापा, ठीक है 50 मीटर, मान लिया एक प्लॉट है या खेत है, उसको हमने 1 मीटर का टुकड़ा लिया लोहे का या जो भी है, उसको हमने 50 बार नाप लिया, बोले ठीक है 50 है। सर्दी आ गई, मान के चलो थोड़ा सा सिकुड़ गया, देखा हमने क्या हुआ, 50 से थोड़ा 51 हो गया। लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा आपस में, बोलेंगे कल तक तो 50 था, आज 51, तुमने मेरा खेत दबा लिया, कब्जा कर लिया। तो ये चीजें ऐसी होनी चाहिए कि इजी हो, जो समझ में आ जाए कि हाँ इनको क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो टाइम के साथ, या मान के चलो सर्दी गर्मी कुछ भी फिजिकल कंडीशन के साथ, या किसी प्लेस के साथ, मान के चलो ब्रिटेन में गए वहां कुछ और सर्दी पड़ती है ज्यादा, या रूस में जाएंगे सर्दी ज्यादा पड़ती है वहां कुछ और हो गई, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू शुड नॉट चेंज विद टाइम, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये हमें याद रखना होगा, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड विद टाइम, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए, जंग लग गई खराब हो गई। देखो मीटर जो बनाया गया, जो बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे थे मीटिंग में, उन लोगों ने एक मीटर बनाया, उन लोगों ने क्या किया, मीटर वाली लेंथ की एक टुकड़ा लिया, बोले ठीक है इसको हमने 1 मीटर नाम दिया है, अब एक काम करिए 50 और बनाइए इसके बराबर, ये जो 1 मीटर है इसके बराबर 50 टुकड़े और बनाइए, और क्या करिए सब लोग अपने अपने कंट्री में ले जाइए। ठीक है 50 और बनाए। उन लोगों ने जिसको बनाया था वो वहां पे रख दिया, उनके ऑफिस में रख दिया, ठीक है कांच के अंदर रख दिया। उसके बाद जो 50 और बनाए गए लकड़ी के या किसी और चीज के, एल्यूमिनियम के, आयरन के, किसी भी चीज के, कॉपर के, तो वो जो बनाए गए उसका उन्होंने क्या किया, सब कंट्री वाले एक एक अपना अपना ले गए अपने देश में। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी कंट्री में जाके फिर से 50-50 पीस बनवाए और अपनी स्टेट्स में भेज दिए, जितनी भी उसमें राज्य है अपने देश में सबको भेज दिए। उसके बाद स्टेट वालों ने बनवाए, जैसे स्टेट में हमारा सीएम होता है, उन लोगों ने बनवाए गवर्नमेंट ने, और उन लोगों ने कहाँ भेज दिए, डिस्ट्रिक्ट में भेज दिए, कलेक्टर के ऑफिस में भेज दिए, भाई ये रखिए आप। अब हमें अगर 1 मीटर की जरूरत पड़ेगी, हम मान के चलो मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे कि हमें 10 हाथ कपड़ा दे दो, वो चीज सही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चल जाएगा लोकल में, लेकिन अभी अगर कहीं बाहर जाओगे या इंटरनेशनली ट्रेड करोगे तो वहां हाथ से थोड़ी चलेगा ना आपके, तो उसके लिए मीटर बनाया गया। तो यहाँ पे अगर हमारी शॉप है शहर में, तो हमने क्या किया, 1 मीटर एक जो भी टुकड़ा लिया, ऑफिस में गए, वहां से उसको मेजर करवाया, 1 मीटर है, गवर्नमेंट की सील लगी और वो हमारा हो गया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गया 1 मीटर, और वो हम यूज करते हैं। तो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो इट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड विद टाइम, ये नहीं कि उसमें जंग लग गई, खराब हो गया और वो कम ज्यादा हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी वेल डिफाइंड, इसकी जो डेफिनेशन है यूनिट की वो फिक्स होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। अगर एक बार फेल होती है तो दोबारा फिर से बनेगी, दोबारा फेल होती है तो तीसरी बार बनेगी, लेकिन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले, हमने बोला कि पानी जो ठंडा होता है, पानी से जब बर्फ बनती है या बर्फ से जब पानी बनता है, उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ से पानी बनता है और पानी से बर्फ जमती है, ठीक है, इसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया। अब होगा क्या, कोई एक आदमी आएगा, सबने तो मान लिया, हमने बोला ठीक है, और लोगों ने मान लिया, कई लोगों ने मान लिया, लेकिन एक आदमी आया, बोले नहीं ऐसा नहीं होता। बोले ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब एयर का प्रेशर कम होता है ऊपर, तो 0 डिग्री से पहले ही बर्फ जम जाती है। एयर का प्रेशर जब कम होता है तो 0 डिग्री से पहले बर्फ जम जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, अपनी डेफिनेशन में फिर से चेंज करना पड़ेगा, अपनी परिभाषा में बदलनी पड़ेगी, परिभाषा में एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, क्या,
0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ तब जमती है जब प्रेशर कितना हो, सी लेवल का प्रेशर हो। समुद्र का जो लेवल होता है उस लेवल पे प्रेशर होना चाहिए, नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए मतलब। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमें अपनी डेफिनेशन जो है बिल्कुल परफेक्ट बनानी होगी, वेल डिफाइंड बनानी होगी कि उसमें कोई कमी ना निकाल सके। इसलिए हमें डेफिनेशन दोबारा बनाई, उसमें हमने क्या कर दिया, अभी इसने किसी व्यक्ति ने बोला था कि प्रेशर की वजह से जल्दी जम जाती है, तो उसमें हमने प्रेशर भी ऐड कर दिया कि प्रेशर कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर मतलब सी लेवल का प्रेशर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। एक पॉइंट आता है, इट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन एवर नीडेड। ये चीज हमें और याद रखनी है, ये बड़ी मजेदार चीज है। इट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड, मान के चलो एक आइसक्रीम है मेरे पास, एक आइसक्रीम हमने ली और हमने बोला कि इसको देखो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना ठंडा होता है। हाथ लगा के देखा, ठीक है इतना ठंडा होता है, फील किया कि हाँ इतना ठंडा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कुछ लोगों ने देखा, सबने देखा कि ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना ठंडा होता है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस हमने देखा, हाथ लगा के इतना ठंडा होगा तो हम समझ जाएंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस है, चाहे वो बर्फ हो चाहे कोई भी चीज हो। देखा हमने 0 डिग्री। अब वो लोग गए घर, जब देखा उन्होंने, किसी ने बोला कि ये आइस है इसको पकड़ो और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, कि बोला नहीं ये तो कम ठंडी है, ये 0 डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकता है, या ज्यादा हो सकती है, बोले नहीं ये तो ज्यादा ठंडा है, ये 0 डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकती है। अब वो लोग वापस मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आप वो चीज दिखाओ, आइसक्रीम कहाँ है, वो 0 डिग्री सेल्सियस थी, क्योंकि ये तो ज्यादा ठंडी है, ये ज्यादा गर्म है इससे। अब वो आइसक्रीम कहाँ है, आइसक्रीम तो मैंने खा ली, आइसक्रीम खा ली, तो अब तो मैं कैसे दिखाऊंगा उनको। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है, इट मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड व्हेन एवर नीडेड। जब भी हमें किसी को समझाने की जरूरत पड़े तो उसको हम क्या कर सके, फिर से रिप्रोड्यूस कर सके, फिर से समझा सके कि भाई ये ऐसी चीज थी। अब आइसक्रीम तो गई, आइसक्रीम तो नहीं आ सकती। इसलिए हम एक एग्जांपल दूसरा लेंगे, कैसे कि अगर पानी लिया हमने और पानी हमने बॉईल किया, पानी हमने उबाला और हमने बोला पानी उबलने लगा, इसमें मान के चलो पानी है और पानी उबलने लगा। पानी जब उबलने लगा तो क्या होगा, हमने इसको बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल प्रेशर। डेफिनेशन सही देनी है हमें, तो नॉर्मल प्रेशर बोल दिया। नॉर्मल प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस जब इतना पानी उबलने लगेगा। अब क्या होगा, आप अमेरिका जाइए, आप ब्रिटेन जाइए, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है या पानी जब उबलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से लेके 100 तक इसके 100 पार्ट कर दिए और इसको बोल दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी उबलने लगेगा। तो ये क्या हो गया, रिप्रोड्यूस्ड। अब क्या होगा, अब हम कभी भी, कोई भी आ जाएगा बोलेगा हमें 100 डिग्री सेल्सियस दिखाओ, पानी उबाल के दिखा देंगे ये 100 डिग्री सेल्सियस है। या फ्रीजिंग पॉइंट भी देखना हो तो वो चीज हम दिखा सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली, यानी कि इट मस्ट बी रिप्रोड्यूस, यानी कि दोबारा उसको करके दिखा सकते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट है, शुड बी प्रॉपर साइज, नाइदर टू बिग नॉट टू शॉर्ट। इसमें मैंने जो एग्जांपल समझाया था कि कैसा होना चाहिए, प्रॉपर साइज होना चाहिए। कैसे, 1 मीटर, यहां अगर 1 किलोमीटर होगा, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था 1 किलोमीटर होगा और हमें पाइप चाहिए, तो क्या बोलेंगे, 0.001 किलोमीटर पाइप नहीं। एक ऐसा साइज होना चाहिए जो ना तो ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, जो हम नॉर्मली प्रॉपर साइज होना चाहिए, जो हम यूज कर सके, जो हम बोल सके। कहीं जाएंगे बोलेंगे 10 मीटर 20 मीटर दे देगा, ठीक है। केजी भी समझ में आता है। अब हम लेते हैं, मान के चलो हमें कोयला लेना है, ट्रक में कोयला कितना आता है, उन्होंने कही 12,356 केजी, तो केजी में लेंगे तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगी। उसमें क्या हमने देखा, ठीक है कितना, 13 टन, 13,000 केजी या 13,355, तो 13.3 टन। तो ये हमारे लिए इजी होगा, यानी कि जो भी चीज है वो हम प्रॉपर साइज में लें, जिस चीज की लिए जरूरत है उस चीज के हिसाब से प्रॉपर साइज लें। अगर कुंटल में नाप रहे हैं तो कुंटल लो, मीटर में नाप रहे हैं, सॉरी केजी में नाप रहे हैं तो केजी में लो, टन में नाप रहे हैं तो टन में लो, ग्राम में नाप रहे हैं तो ग्राम में लो। अब जैसे सोना नापना है, सोना नापेंगे तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि हमें 10 केजी सोना, 10 केजी सोना लेंगे क्या, नहीं, ये हम किस में लेते हैं, मिलीग्राम में।
बोलेंगे मिलीग्राम, बोलेंगे 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम सोना चाहिए। अब सोना में ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि हमें 0.00000 टन, 1 टन सोना दे दो, तो ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, शुड बी प्रॉपर साइज, नाइदर टू बिग नॉर टू शॉर्ट, ना तो बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, जिस चीज की जहां जरूरत है उसके लिए उतना ही यूनिट हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें आते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अब हमें सिस्टम की जरूरत पड़ी। सिस्टम की जरूरत किस लिए पड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिस्टम की जरूरत हमें पड़ी क्यों, हमें यूनिट पता चल गया था, हमने फिजिकल क्वांटिटी ले ली थी, फिजिकल क्वांटिटी हमें पता चल गई थी कौन कौन सी होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी तो हमें समझ में आती है, फिजिकल क्वांटिटी हमें पता चल चुकी थी, हमें यूनिट भी पता चल गई थी, लेकिन सिस्टम क्यों बनाया गया, सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्यों, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों बनाया गया। सिस्टम ऑफ यूनिट इसलिए बनाया गया कि मान के चलो हम इंटरनेशनल अगर ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो यहाँ तो हम जानते हैं कि चलो ठीक है, लीटर हमारे यहाँ बनाया गया लीटर, ओके लीटर में ले लेंगे, बट इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तब क्या होगा। मान के चलो हम पेट्रोल लेने गए या ऑयल लेने जाते हैं, कहाँ, अमेरिका। अमेरिका गए हम क्या लेने, ऑयल। गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ बोला कि ऑयल जो है वो कितना चल रहा है अभी, पेट्रोल 90 रुपीज पर लीटर, 90 रुपीज पर लीटर चल रहा है। तो इजी है, ठीक है, 90 रुपीज पर लीटर है, ठीक है, हम जाते हैं और अमेरिका से खरीदेंगे और इंडिया में बेचेंगे। अमेरिका गए, अमेरिका में बोला कि हमें क्या दे दो, पेट्रोल दे दो। उन्होंने बोला हम देंगे आपको $6 पर गैलन। अब तो दिक्कत हो गई, ये सस्ता है या महंगा है ये तो हमें नहीं पता होगा। अगर हमें ये सिस्टम नहीं दिए गए होंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं पता होंगे, तो हमें क्या ये पता होगा $6 पर गैलन कितना होता है। हो सकता है यहाँ से हम महंगा खरीदें और यहाँ सस्ता बेचें, तो क्या फायदा हुआ। रूस में जाएंगे, बोलेंगे इतना इतना रुपये का इतना इतना पाउंड ले जाओ ऑयल, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसी के लिए सिस्टम्स बनाए गए कि भाई इनको हम इसमें कन्वर्ट करके देख सके कि कौन सी चीज हमारे लिए ईजी है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरनेशनल एविएशन शुरू हुआ, हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश में आना जाना शुरू हुए। जब हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश में आना शुरू हुए और एक कंट्री से जब हवाई जहाज उड़ा और उसको बताया गया कि आप अपनी स्पीड कितनी कर लीजिए, 300 माइल्स पर आवर। अब पायलट ने क्या किया, पायलट ने इसकी स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड कितनी कर दी, 300 मील पर प्रति घंटा, 300 मील प्रति घंटा यानी कि 300 माइल्स पर आवर। चलते चलते वो पहुंचा कहां, फ्रांस। मान के चलो फ्रांस के एरिया में घुसा और वहां से उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप अपनी स्पीड कितनी कर लो, 400 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा अब, अगर उसको नहीं पता होगा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में नहीं पता होगा, इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा, तो वो क्या करेगा, 300 था बोलेगा 400 करना है, क्या करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा, स्पीड को बढ़ाएगा, 300 मील प्रति घंटा से 400 किलोमीटर प्रति घंटा करना है, बढ़ाएगा। जबकि 300 मील प्रति घंटा ज्यादा होता है और 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम स्पीड होती है, यानी कि उसको स्पीड क्या करना था, कम करनी थी, लेकिन उसने क्या किया, स्पीड को बढ़ाया। स्पीड को बढ़ाया तो क्या होगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। प्लेन क्रैश हो जाएगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो गई। इसलिए सिस्टम बनाए गए, क्या बनाए गए, सिस्टम, जिससे क्या हो सके, लैंग्वेज जो है वो कॉमन हो सके, जो हम आसानी से एक दूसरे के कम्युनिकेबल हो, मतलब एक दूसरे से डिस्कस करने में हमारे लिए आसानी हो, ट्रेड करने में आसानी हो। अरे हमारे लिए अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर मार्केट जाएं और हम बोले कि हमें 2 मीटर पाइप चाहिए, एक एग्जांपल लो, हमें 2 मीटर पाइप चाहिए, हमने उसको बोला कि हमें 2 मीटर पाइप चाहिए, कितने का आएगा, वो बोलेगा 7 रुपए का 1 किलो है, ले लो। क्या हम ले पाएंगे, अगर हमें नहीं पता होगा तो। हम बोलेंगे अरे हमें 2 मीटर चाहिए, वो बोलेगा ठीक है 7 रुपए का 1 केजी है, ले लो, हम तौल के देंगे। वो बोलेगा हम तौल के देंगे, हम बोलेंगे नहीं हम नाप के लेंगे।
तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम उससे खरीद पाएंगे? क्योंकि उसको नहीं पता होगा कि मीटर में क्या होता है, नाप के कैसे देंगे हम, और हमें ये पता नहीं होगा कि ये मास क्या बोल रहा है, ये केजी में कैसे लेंगे हम। 7 रुपए का 1 केजी है, तो हम कैसे कितने किलो लेंगे, कैसे पता चलेगा हमें? वो तो केजी में देगा तौल के। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात थी, और इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया? सिस्टम्स बनाए गए। सिस्टम, तो सिस्टम बनाए गए, तो कई सारे सिस्टम थे पहले। देखो हर जगह अलग अलग सिस्टम यूज होते थे। कैसे? देखो सबसे पहले था, मान के चलो CGS यूनिट। ये एक फ्रेंच सिस्टम था जिसमें लेंथ के लिए हम पढ़ते थे सेंटीमीटर, जी मास के लिए पढ़ते थे ग्राम, और टाइम के लिए तो सेकंड था। वो तो सब जगह सेकंड यूज हुआ है, टाइम की जगह हम सेकंड यूज करते थे। ये एक फ्रेंच सिस्टम था और इसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम बोलते थे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज मेट्रिक सिस्टम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम था वो हमारे लिए क्या था? बहुत कन्वीनियंट था, बहुत इजी था, मतलब हम आसानी से इसको यूज कर पाते थे। इसके लिए, इसको यूज करने के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? देखो इसमें क्या हमने मास के लिए यूज किया? ग्राम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम का मतलब समझा रहा हूं मैं। मैट्रिक सिस्टम यहां जो लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें ग्राम से इधर जाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या बन जाएगा? ग्राम से टेकाग्राम। 10 का मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे, बन जाएगा हेक्टाग्राम, हेक्टोग्राम। फिर से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा किलोग्राम। और इधर आएंगे तो 10 का डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा डेसीग्राम। फिर से 10 का डिवाइड कर देंगे बन जाएगा सेंटीग्राम। फिर से 10 का डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? 10 का डिवाइड करने से मिलीग्राम, मिलीग्राम बन जाएगा। तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी रहा, क्योंकि इसमें हमें क्या रखना था? इसमें हमें क्वांटिटी याद नहीं रखनी थी, हमें सिर्फ नाम याद रखने थे। ग्राम के बाद डेका, हेक्टो, किलो, ये हमें याद रखने थे। ये वैल्यू याद नहीं रखनी थी, क्योंकि हमें सीधा पता था या तो 10 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। इधर जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर आएंगे तो 10 से डिवाइड कर दो, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें पता चला। लेकिन ये जो सिस्टम था FPS सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, और हम ब्रिटिशों के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम थे ना हम, तो क्या था? हम यही चीजें यूज भी करते हैं, आज भी करते हैं। लंबाई, हाइट के लिए क्या करते हैं? फुट देखते हैं, सेंटीमीटर में तो नहीं यूज करते हैं, तो क्या करते हैं? फुट। तो ये जो ब्रिटिश सिस्टम था, और इट इज नॉन मैट्रिक सिस्टम, इट इज नॉन मैट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ नॉन मैट्रिक का? नॉन मैट्रिक सिस्टम का मतलब ये हुआ, ये थोड़ा मुश्किल था। कैसे मुश्किल था वो भी बता देंगे। यहां पे जो हम यूज करते थे, एफ के लिए, लेंथ के लिए हम फुट यूज करते थे, मास के लिए हम पाउंड यूज करते थे, और टाइम के लिए तो हम सेकंड यूज करते थे। ये तो पता ही है सबके लिए। अब ये मुश्किल इसलिए था, क्या था? अगर हम मास की बात करें, मास की बात करें तो बोलेंगे कि 1 केजी को क्या बोलते थे? शेर। एक शेर, 1 केजी को 1 शेर बोलते हैं इसमें। और अगर हम 5 केजी बोले तो पसेरी बोलते हैं कई जगह। वैसे कुछ को नहीं भी पता होगा तो छोड़ो उसको। 5 केजी। अगर हम इसको लें 40 केजी, तो 40 केजी को हम क्या बोलते हैं? मन। 40 केजी को मतलब 1 मन। अब यहां ये फर्क देखो, 1 केजी, 5 केजी, 40 केजी, तो ये हमें वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी, यानी कि क्वांटिटी भी याद रखनी पड़ेगी कि मन तो 40, 2.5 मन, 2.5 मन बराबर 1 कुंटल। तो ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया कि हमें यहाँ वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी, 40, 2.5, 5, 1। लेकिन वहां क्या था? वहां 10 से मल्टीप्लाई करना था या डिवाइड करना था, 2 ही चीजें थी। इसलिए ये मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं इसको। और FPS क्या था हमारा? नॉन मैट्रिक सिस्टम। एग्जाम में आ जाता है तो थोड़ा इजी होगा करने के लिए, मैट्रिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक सिस्टम है हमारा MKS सिस्टम। ये जो है ये एक कॉमन सिस्टम था, और इसी को बाद में SI सिस्टम नाम दिया गया। इसको ही अपनाया गया सभी कंट्रीज के द्वारा।
कन्वीनियंट एंड नाउ एक्सेप्टेड इंटरनेशनली एंड वी कॉल्ड इट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को हम एसआई सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब लोगों ने इसको मान लिया, ठीक है, सब लोगों ने इसको मान लिया तो एसआई सिस्टम बना दिया गया। अब ये एसआई सिस्टम बना कैसे, देखो 1971 में सारी कंट्रीज थी, सबने एक कमेटी बनाई जिसका नाम, एक मीटिंग रखी जिसका नाम रखा गया, जिस कमेटी का नाम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। इस मीटिंग में क्या हुआ, इस मीटिंग में उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज, और देखो पहले लेंथ मास और टाइम पता थी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है टेम्परेचर को भी कुछ देते हैं नाम, टेम्परेचर की भी यूनिट बनानी है और बाकी चीजों की यूनिट बनानी है, सबकी एसआई यूनिट बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने इसको नाम जो दिया एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम नाम दिया इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसीलिए इसका एस और इसका आई, इंटरनेशनल का आई ले लिया, ऐसा यूनिट बना दिया गया, ठीक है। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी इनकी मीटिंग में क्या कितनी हुई, 7 थी पहले। जब 1971 में मीटिंग हुई तो इनके पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी थी, 7। लेकिन मैंने यहाँ पे 9 लिखा है क्योंकि 8 साल बाद जब फिर से 4 साल बाद मीटिंग होती है उनकी, तो अभी भी होती है, तो 4 साल बाद यानी कि दो बार जब मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने जो 2 और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है उनको भी क्या कर लिया, मान लिया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उन दोनों को भी जोड़ लिया। तो इनके लिए उन्होंने अलग अलग ऐसा यूनिट बनाई, और जो हम यूज करते हैं मीटर है, टाइम के लिए सेकेंड है, केजी है, केल्विन है, टेम्परेचर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर है, ये सब चीजें हमारी इस जो मीटिंग हुई एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम बनाया गया था 1971 में, तभी ये हमारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हुई, ठीक है। अब जो 7 यूनिट है, 7 क्या 9 है, तो 9 मैंने यहां नहीं लिखी है, तो 2 और लिख लीजिए, वैसे मैं पीछे करवा चुका हूं, पहले ये देख लीजिए। चलो, एक है लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, इसको सिंबल दिया मीटर को एम, स्मॉल एम। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, केजी। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है जिसको हम एस से लिखते हैं। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है जिसको के लिखते हैं और कभी कभी थीटा लिख देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है जिसको ए लिखते हैं या फिर आई भी कभी कभी मिल जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, ये मतलब इसका एक एग्जांपल हो, जैसे सूर्य है, सूर्य आज बहुत चमक रहा है, इसको कैसे नापेंगे कि आज कितना ज्यादा चमक रहा है, तो इसको नापने के लिए भी एक चीज चाहिए थी जिसको हमने क्या नाम दिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल में नापते हैं, जो केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और इसको हम CD लिखते हैं कैंडेला को, और MOLE मोल को यहाँ पे MOL लिखते हैं। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए, ये चीज हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो 2 और मैं बता रहा था वो तो आपको पता है, जैसे एक थी प्लेन एंगल जिसको हम क्या करते हैं, थीटा से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। और एक होता है सॉलिड एंगल को क्या लिखते हैं, ओम से लिखते हैं एंगल को, और इसको लिखते हैं एरिया, जो ऊपर उसका जो सरफेस होगा उसका एरिया डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। ये चीज हमें याद रखनी है। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आज का जो है वो है एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। इसके एडवांटेज क्या है, एसआई सिस्टम बनाया तो, लेकिन इससे हमें कुछ फायदा भी हुआ या नहीं हुआ, ये चीज हमें देखनी है, ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम है ये तो मैंने बता दिया, मैट्रिक सिस्टम है, सिंपली 10 का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे और हमें आगे की यूनिट मिलती जाएंगी। दूसरा पॉइंट है इसमें कोहेरेंट सिस्टम, ये एक कोहेरेंट सिस्टम है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। कोहेरेंट सिस्टम क्या है, इसमें क्या लिखा है, इन दिस ऑल डिराइव्ड यूनिट्स आर मेड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सिंगल यूनिट्स। अब देखो ये तो हमें पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उससे बाकी की हम फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये चीज हमें पता है। अब हम देखेंगे कि सिंगल यूनिट बोला कैसे, सिंगल यूनिट जैसे मान के चलो हम फोर्स की यूनिट बना रहे हैं, या फोर्स की अगर हम फॉर्मूला बनाए कैसे पता चलेगा फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma।
अब हमें इसकी यूनिट बनानी है तो कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, 1 लेना है हर जगह। मास 1 kg ले लो और एक्सीलरेशन कितना ले लो? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 1 kg मास की कोई चीज है, उसका एक्सीलरेशन हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दें, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ उस पर कितना फोर्स लगाया हमने? 1 न्यूटन। यही डिफाइन करने के लिए हमने बोला इट इज कोहेरेंट सिस्टम। कुछ भी निकालना हो आपको, अगर वर्क निकालना है, मान के चलो वर्क निकालना है, ठीक है, वर्क निकालना है तो एक देखो इसका फॉर्मूला FD होता है, FD cos थीटा, ठीक है, उसको छोड़ो। हमने अगर बोला आपसे कि 1 न्यूटन फोर्स लगाया किसी चीज पे, हमने किसी भी चीज पे हमने 1 न्यूटन बल लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, और वो चीज कितनी दूरी तक मूव करी, कितनी दूरी तक खिसक गई? 1 मीटर तक। 1 मीटर उसके अंदर क्या आ गया? मूवमेंट आ गया, 1 मीटर खिसक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पर हमने कितना वर्क किया? 1 जूल। यही चीज बताता है कोहेरेंट सिस्टम कि अगर F इक्वल टू ma है तो 1 किलोग्राम में अगर हम एक्सीलरेशन उसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देते हैं तो 1 न्यूटन फोर्स लगाया, मतलब हमने यही डिफाइन करना है। फोर्स का पता चल गया। अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाकर किसी चीज को 1 मीटर डिस्प्लेस कर देते हैं, 1 मीटर उसको दूर खिसका देते हैं, तो मतलब हमने कितना वर्क किया उसमें? 1 जूल। इसलिए हमने बोला इसको इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम। समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रेशनल सिस्टम। अब रेशनल सिस्टम क्या है? रेशनल सिस्टम है 1 यूनिट फॉर 1 टाइप ऑफ क्वांटिटी। ऐसा ही सिस्टम के एडवांटेज में लिखा है इसको हमने रेशनल सिस्टम। क्यों? रेशनल सिस्टम का मतलब होता है रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब ये है कि मान के चलो 1 ग्राम पानी गर्म करने के 1 ग्राम पानी हमने गर्म किया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री C इंक्रीज कर दिया हमने, तब हम बोलते हैं कि उसमें कितनी एनर्जी खर्च हुई? 1 कैलोरी। ये क्या है? हीट एनर्जी है। 1 कैलोरी हीट एनर्जी है। ओके, सेम हमने यहां पे बोला था, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले कि 1 किलोवाट हमने 1 घंटे के लिए यूज किया। 1 किलोवाट हमने पावर यूज की कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। तब हमारी जो एनर्जी कितनी खर्च हुई? 1 किलोवाट आवर। ये किसकी यूनिट है? किलोवाट आवर। ये भी एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तभी तो हम घर में यूज करते हैं इसको, जो बिल में लिख के आता है किलोवाट आवर। ठीक है, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। वर्क जो हमने किया था जो हमने बताया था 1 न्यूटन फोर्स लगाया और 1 मीटर उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो कितना वर्क किया? 1 जूल। ये जूल क्या है? ये भी एनर्जी है। 1 वोल्ट पोटेंशियल से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना एनर्जी खर्च हुई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एनर्जी की यूनिट है। तो चाहे कैलोरी हो, जूल हो, किलोवाट आवर हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये सब क्या है? ये सब एनर्जी है। तो हमारा रेशनल सिस्टम यानी कि ऐसा ही सिस्टम हमारा क्या कहता है? अगर एनर्जी है तो एनर्जी के लिए सिर्फ हम 1 यूनिट यूज करेंगे। कौन सी? क्या नाम है उसका? जूल। आप चाहे हीट एनर्जी यूज करें, चाहे केमिकल एनर्जी यूज करें, चाहे मैकेनिकल एनर्जी यूज करें, कुछ भी करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करें, नाम उसकी एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या रहेगी? जूल। तो ऐसा ही सिस्टम हमें क्या बताता है कि एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ 1 यूनिट हमें यूज करनी है। अगर जूल करनी है, ऐसा यूनिट में जूल लिखा गया है, तो एनर्जी के लिए हम जूल लिखेंगे, जूल में कन्वर्ट करके आंसर देंगे। चाहे वो कैलोरी में दी गई हो, चाहे किसी भी यूनिट में दी गई हो, उसको हम किस में कन्वर्ट करके लिखेंगे? जूल में। उसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। इसलिए इसको बोला हमने रेशनल सिस्टम। लास्ट पॉइंट है दिस इज इजी, प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल टू ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो इससे तो हम क्लियरली समझ सकते हैं सभी ब्रांच, फिजिक्स की सारी ब्रांच में तो यूज हो गई, ऐसा यूनिट तो हम यूज करते ही हैं, और इजी भी है ये और प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकली हम यही यूज करते हैं आजकल, 1 मीटर, केजी, सेकेंड। तो ये सब चीजें थोड़ा हमारा क्या है, हमारी लाइफ को इजी बनाती है। और ये सब था हमारा किसके बारे में? यूनिट के बारे में। और मेजरमेंट हमने थोड़ा देखा। अब इसमें हम क्या देखेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी फिजिक्स में यूज होंगी,
आप इम्पल्स की बात करें, टॉर्क की बात करें, फोर्स की बात करें, प्रेशर, दाब वगैरह कुछ भी बात करें, अगर इसमें हम यूज करते हैं फिजिक्स में, तो सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसकी हेल्प से बनेंगी? अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। तो करीब करीब 40 से 50 डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, उन सब की मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपके याद करने के लिए। उसमें उनका नाम होगा, उसका फॉर्मूला होगा और उनका डायमेंशन होगा, यानी कि विमाएं होंगी। जो MLT के फॉर्म में लिखते हैं, m की पावर 1, l की पावर कुछ, t की पावर कुछ, वो सब हम एक लिस्ट में 40 से 50 के करीब लिस्ट होगी, तो वो हम कंप्लीट करके आपको PDF के फॉर्म में वो हम दे देंगे, जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और नेक्स्ट लेसन में हम शुरू करेंगे इसके आगे, जैसे कि कैसे बना, लेंथ जो है वो कैसे बनी, टाइम 1 सेकंड कैसे नापा गया, जो है किलोग्राम 1 kg मास है वो कैसे लिया गया था, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेसन में शुरू करेंगे और इसके आगे देखेंगे। अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं और जो आगे पढ़ने वाले हैं, ये सब आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने एक बार यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा पढ़ लिया हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप यकीन मानिए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो IIT का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो, एयरफोर्स, XY ग्रुप, जो जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं, तो हम यहाँ पे आपका पूरा बेस कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेंड करें, सब्सक्राइब करवाएं उनसे। तो क्या है कि आपको तो हेल्प मिलेगी और उन लोगों को भी हेल्प मिलेगी, और जितने ज़्यादा लोग शेयर करके सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ेंगे तो हमारी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और हम और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से आपको तैयारी करवा पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।